नमस्कार उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी वेलकम यू टू द इंडिक पेन। ओवर सो मेनी इयर्स सो मच हैज चेंज्ड। तो भारत का कल्चर है क्या फिर? हमारी वेशभूषा, हमारी भाषा, हमारी मर्यादा, ये कल्चर का भाग है। गीता ये कहती है, धर्म से विरुद्ध कोई काम कर रहा है, वो आपका भाई भी हो, उसका साथ आपको नहीं देना चाहिए, उसके साथ लड़ाई करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। वो तत्व हमारा कहीं चले गया। भारत ने अपने दुश्मनों की भी हमेशा मदद की है। क्या कारण है कि भारत को अभी भी दुश्मन के तौर पे देखा जाता है? इंडिया वॉज सीन एज ए वीक नेशन, अदर्स कुड प्ले अराउंड, नाउ द फैक्टर्स आर चाइना ड्रिवन। भारत जो अपनी प्रभुता नहीं दिखा पाया। सिनेमा या स्क्रीन तो वही रिफ्लेक्ट करता है जो समाज में घट रहा है। सेफ कल्चर सेफ भारत के बारे में थोड़ा बताएं। गए एक महीने में 5 किस्से हैं जहाँ भाई ने बहन पे बलात्कार किया और 2 केस में उसको मार दिया। 70-80% जो रेप के केसेस हैं, दे आर इंस्टिगेटेड बाय कंटेंट, पोर्नोग्राफिक एज वेल एज इंसेस्ट बेस्ड कंटेंट। उल्लू ऐप है एक, इस टाइप की फिल्में बनाता है। 1.5 करोड़ डाउनलोड है करीबन, तो ऑलरेडी आपका बिगड़ चुका है। रणवीर सिंह है, उसने भी जॉनी सिंस नाम का पॉर्न स्टार उसके साथ में ऐड किया। सर, अभी तक सरकार का इस मामले में क्या रुख रहा है? सरकार का रुख इसमें वीक रहा है, जबकि ये सरकार का मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। राम की प्रतिष्ठा हमने अयोध्या में कर ली, अब हमें राम की मर्यादा की प्रतिष्ठा करनी है। आपका खुद का बच्चा या प्रपौत्र आपका सुरक्षित नहीं है। मेरी ग्रैंड डॉटर है, अभी 3 साल की है, 3.5 साल की। मुझे डर लगता है। आपकी लीनियज जो कि टीपू सुल्तान के खिलाफ खड़ी रही। टीपू सुल्तान खुद नहीं थे उसमें। बड़ी फेमस लड़ाई है 1786 की। ऐसा क्यों है कि कट्टरवाद बढ़ता ही जा रहा है बजाय घटने के विद मॉडर्न टाइम्स? नोबडी कैन। इसमें किसने पैसा लगा रखा है इस पूरे कंटेंट क्रिएशन की वर्ल्ड में? आई एम श्योर एकता कपूर अपने आप तो पैसा नहीं बना रही है चीज़। आज आपसे चर्चा होगी बहुत सारी चीज़ों पर, लेकिन क्योंकि आप जो है अपना करियर आपका मीडिया में रहा है, काफ़ी लंबा करियर मीडिया में रहा है। उसके बाद आप किताबें लिखते रहे हैं पॉलिटिक्स हिस्ट्री पर, और आपका लास्ट जो ओहदा था वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का था, जिसके अंदर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का था। सो आपका जो पिछला रोल था वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का रहा है, और आजकल आप एक कैंपेन रन कर रहे हैं जिसे सेव कल्चर सेव भारत कहते हैं। इससे पहले मैं उस कैंपेन के बारे में और डीपर कॉन्वर्सेशन करूं या और चर्चा करूं, मैं ये जानना चाहूँगी कि भारत का कल्चर जो कि हम कई हज़ारों सालों का कल्चर मानते हैं, जिस कल्चर में आक्रांता रहे, शासक रहे, अलग अलग तरह के अलग अलग प्रांतों के अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स, एक समागम रहा है। इट हैज़ ऑलवेज बीन अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड ओवर सो मेनी ईयर्स सो मच हैज़ चेंज्ड। तो भारत का कल्चर है क्या फिर? देखिए, कल्चर का डेफिनेशन तो एक परफेक्ट वे में कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारी वेशभूषा, हमारी भाषा, हमारी मर्यादा, ये कल्चर का भाग है ना। लेकिन आज जो विश्व में परिस्थिति हुई है, हमें भारतीय कल्चर को बहुत योग्य तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा जी। देखिए, यूक्रेन रशिया का युद्ध समाप्त नहीं हो रहा। जो परिस्थिति मिडिल ईस्ट में निर्माण हुई है, पैलेस्टाइन और इजराइल, और अब तो उसमें ईरान भी आ गया। ये बहुत ही एक मानव जाति के लिए एक आवश्यकता, मैं तो कहूँगा कि भारतीय कल्चर बहुत ही सही रूप में डिफाइन हो जी इस परिस्थिति को देखते हुए। जी। देखिए, सहिष्णुता, मर्यादा, स्त्री सम्मान, ये तो हमारा एक भाग है ये जी। लेकिन एक क्षत्रिय तत्व भी भारतीय कल्चर का भाग है, जिसकी बात कोई करता नहीं। जी जी। जहां हम G20 की लीडरशिप के दौरान अफ्रीकन यूनियन को हम उसका मेंबर बनाते हैं G20 का जी। वो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इंक्लूसिवनेस है, उसका एक प्रमाण है जी। समझा। देखिए, अफ्रीकन नेशंस को महासत्ताओं ने कैसे देखा? एक एक्सप्लोटेटिव टूल के रूप में देखा। जी
एक देश, इसका नाम नहीं लूंगा मैं, डंपिंग ग्राउंड के तौर पे, डंपिंग ग्राउंड और एक्सप्लॉयटेशन का एक बिल्कुल। केंद्र। आप देखें कि एक देश है, नाम नहीं लूंगा मैं, उसके यहाँ उस देश के अंदर सैंडलवुड, चंदन पैदा होता है जी बड़ी मात्रा में, जी लेकिन वो अपना सैंडलवुड बचाना चाहता है फ्यूचर के लिए, जी भविष्य के लिए। जी तो एक देश के, एक छोटे से देश के, अफ्रीकन देश के नेता को उन्होंने करप्ट किया और वहाँ से सस्ते भाव में सैंडलवुड लेके आते हैं। जी ट्रांसपोर्टेशन के बाद में भी वो सस्ता पड़ता है उस देश को, समझे। सामने भारत है, भारत ने अफ्रीकन यूनियन को लिया G20 में। भारत ने जिस तरीके से श्रीलंका को मदद की खराब परिस्थिति में, सॉफ्ट लोन देके, जिस टर्म्स में भारत लोन देता है अफ्रीकन कंट्रीज को, आप देखिए बिल्कुल सॉफ्ट टर्म पे देता है जी। तो ये भारत की एक पहचान है, इंक्लूसिवनेस है जी, समझे ना आप। भारत ये मानता है कि मानव जाति एक है, वो काला हो, गोरा हो, गेहुआ रंग का हो, समझे ना, मानव जाति एक है। ये मानने वाले हमारी संस्कृति ऐसी है जो ये मानती है। बाकी धर्म के आधार पे लोग भेदभाव करते हैं, चमड़ी के रंग के आधार पे लोग भेदभाव करते हैं, ये सालों से चला आ रहा है जी। तो भारत का एक विशेष स्थान है। लेकिन साथ में जो एक डेफिनेशन दिया गया भारतीय कल्चर का गए करीबन 70, 80, 90 सालों में, वो एक पार्शियल डेफिनेशन है। इसमें एक क्षत्रिय तत्व भी है। हमें ये सिखाया गया कि कोई आपके वार करे तो आप प्रतिकार मत करिए जी, लेकिन गीता ये नहीं कहती। बिल्कुल, गीता ये कहती है कि अगर धर्म से विरुद्ध कोई काम कर रहा है, वो आपका भाई भी हो, उसका साथ आपको नहीं देना चाहिए, उसके साथ लड़ाई करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक बात है। वो तत्व हमारा कहीं चले गया। अगर वो तत्व हम लाते हैं तो हमारा जो डेफिनेशन है भारतीय कल्चर का, वो पूरी तरह से डिफाइन हो जाता है। आपकी इस बात से दो बातें मैं आगे इसको बढ़ाना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू टेक इट फॉरवर्ड। वन इज़ ऑन द फैक्ट दैट भारत ने अपने दुश्मनों की भी हमेशा मदद की है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आज भी, चाहे आप श्रीलंका का नाम ले लें, चाहे बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है आज हाल फिलहाल में, या पाकिस्तान भले ही इम्प्लोड कर रहा है लेकिन फिर भी जो एक वो हमारी तरफ शत्रुता का जो वो रखता है, लेकिन भारत दूर तक देशों तक मदद पहुंचाता रहा है, हमेशा से पहुंचाता रहा है। और आई थिंक अंडर द करंट रिजीम, मोदी गवर्नमेंट के अंडर ये काफ़ी प्रोमिनेंटली हमने देखा भी, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड। क्या कारण रहा है कि बावजूद इसके कि हम इंक्लूसिव हैं, हम सहिष्णु हैं, हम जो है सब धर्मों की, सब रेसेस की जो है को सम्मान देते हैं, क्या कारण है कि भारत को अभी भी एक बहुत ही नेगेटिव तौर पे, एक दुश्मन के तौर पे देखा जाता है? इज़ इट ओनली द इंटरनेशनल पॉलिटिकल सेंस और देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड दैट विच डजंट मीट द आई? You see, Pakistan. जी, Pakistan is being driven by radical Islamist objective. जी, समझा? तो देखिए, इस्लाम, कुरान क्या है? जी, कुरान में करीबन 100 आयतें ऐसी हैं जो एंटी अदर रिलीजन है, जी, और बाकी ये कुरान है वो इट इज़ लाइक एनी अदर बुक। ये लोग चलते हैं उन 100 आयतों पे ज़्यादा है। जैसे कि एक आयत है, wherever you find mushriks, harass them, ambush them, kill them till they say Allah is one and the only God. मुशरिक मतलब a person who is joined Islamic faith and then left it. He is known as a mushrik. अच्छा, He is a kafir also, but this term is for a person who joins, who becomes Muslim and then leaves. समझा? तो एक तो ये कारण है उसका, ठीक है। दूसरा देखिए, सहिष्णुता के साथ
हमारा पावर का डिस्प्ले भी बहुत जरूरी है, जो हम कर नहीं पाए। मेरे ख्याल से मोदी जी के आने के बाद में परिस्थिति में थोड़ा सा बदलाव हुआ है ना। चाइना का भी रोल है इसके अंदर, एंटी इंडिया फीलिंग्स को करने में, तो एक पॉलिटिकल लेवल का प्रश्न है। लेकिन जहाँ तक भारत का क्षत्रिय तत्व का सवाल है, भारत ने अपना क्षत्रिय तत्व डिस्प्ले किया है। अच्छा। इन द लास्ट 10 years, समझे ना। भारत ने जैसे कि बालाकोट में जो जिस तरीके से एक वो किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिस तरीके से आर्मी की हमारी ताकत बढ़ती जा रही है ना। मेक इन इंडिया जो आर्मी वाला जो भागे डिफेंस का, तो उसमें तो मेक इन इंडिया हैज़ मेड ए वेरी गुड प्रोग्रेस। करीबन 60 से ज़्यादा % हमारे वेपन्स हम खुद बना रहे हैं, जी, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जी, समझा। तो हमने काफ़ी क्षत्रिय तत्व का एक डिस्प्ले किया है इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन ये जो देखो, दो कारण है इसके अंदर। एक तो हमारे विरुद्ध जो आइडियोलॉजीज हैं जी, एक रेडिकल इस्लामिस्ट और एक चाइना ड्रिवन विच इज लेफ्टिस्ट, ये मुख्य कारण है, समझे ना। और साथ में 10 साल के पहले परिस्थिति ये थी कि भारत को ये माना, देखिए शर्म अल शेख के अंदर जो हुआ, जो पाकिस्तान और भारत की वार्ता हुई जी 2009 या 10 के अंदर जी, वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे इंडिया सरेंडर्ड, मनमोहन सिंह सरेंडर हो गए थे पाकिस्तान को, समझा। जो उसका ड्राफ्ट है वो ऐसा है बिल्कुल जैसे कि भारत उसमें लुढ़क गया है, समझा जी, जी। वो जो एग्रीमेंट हो जो हुआ, तो बिकॉज भारत वॉज सीन एज ए, इंडिया वॉज सीन एज ए वीक नेशन, others could play around earlier, है ना। Now China is playing a, now the factors are different, now the factors are China driven. अगर नेपाल में कोई लेफ्टिस्ट ड्रिवन सरकार आती है तो चाइना से अपने आप को अलग नहीं कर सकती वो, ये तो आपको सोचना होगा। करेक्ट। श्रीलंका के अंदर अब मामला सुधरा है काफी, पर श्रीलंका भी चाइना के प्रेशर में था इन्फ्लुएंस ऑफ, और अभी भी चाइना ने वहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं जो तो कुल मिला के भारत जो अपनी प्रभुता नहीं दिखा पाया, उसका कारण था हमारी एक थिंकिंग जिसमें डर भरा हुआ था पहले, और अब जो है वो इट इज ड्रिवन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। इसमें आपको तफावत करना पड़ेगा। आप समझे, जो डीप स्टेट की बात करी जाए, डीप स्टेट की बात बिल्कुल। सर अगर हम इसी बात पे थोड़ा और आगे बढ़ें, मैं कल्चर पे वापस दोबारा आऊँगी क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर है। जैसे आपने कहा कि अपना क्षत्रिय धर्म निभाना भी एक कल्चरल आइडेंटिटी का पार्ट है। एक तो होता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आप अपना जो है क्षत्रिय या बल दिखाते हैं, विच इज़ योर आर्मी एंड एयर फोर्स एंड द नेवी। बट आज हम जो देख रहे हैं पूरे विश्व में, चाहे वो यूके हो, लंदन में जो है देर आर फाइट्स इरप्टिंग बिटवीन द नेटिव्स एंड दोज हु आर इमिग्रेंट्स। यही बात यूएस में हो रही है। बांग्लादेश इज़ अ लॉस्ट कॉज राइट नाउ, आई थिंक, विद शेख हसीना मूविंग आउट। पाकिस्तान, एज आई सेड, इज़ ऑलरेडी इम्प्लोडिंग। जो हम देख रहे हैं वो जो एक स्ट्रीट पे उतर के जो अपना क्षत्रिय धर्म निभाने की बात होती है, उसमें अभी भी कहीं एक ये मैसेज जा रहा है कि जिसके हाथ में तलवार है वही शक्तिशाली है। और हम, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि दशकों से या कई 100 वर्षों से हमारे अंदर शायद ये भर दिया गया है कि आप जो है यू विल नॉट बी एबल टू फाइट फॉर योर सेल्फ। आप इस परिस्थिति में किस तरह से इंडिया को इवॉल्व होता हुआ देख रहे हैं, स्पेशली बिकॉज यू हैव वेरी क्लोजली स्टडीड Islamic and Islamic this thing. You've studied Wahhabism. You've written several articles on the radical Islamism, so to say. How do you see this entire situation erupting for us in the next few? ऐसा है कि situation is very precarious for India. जी. The radical Islamists, basically Wahhabis, of India, Pakistan और बांग्लादेश, they are one.
हाँ. There is no difference between them. I am so sure about it that Sheikh Hasina having to flee Bangladesh, the Indian radical Islamists must be very happy about it. It's already on display on Twitter. We can see. Well, I have not seen those tweets, but I can tell you that. There is a segment. बिल्कुल. On the other hand, because of some of our leaders जी. who tried to suppress Kshatriya Tattva जी. in the name of humanitarian values, जी. in the name of inclusiveness, है ना? So far as street fights are concerned, they will be more. The radical Islamists would have more power always. They would be in a much more strong position. But it is not about street fights. It is about understanding the nature of our enemy. जी. Where we have failed. For example, there is a book called Taqwiyatul Iman. अच्छा. Taqwiyatul Iman, written by Shah Ismail Dehlvi. जी. He is the person who was killed in the Battle of Balakot in 1830, which was fought between the Sikhs and these Wahhabis, Indian Wahhabis. अच्छा. He was part of the army of. He was the main advisor of Sheikh Ahmad Sirindi, the known Wahhabi of that period, you know, who had migrated to Afghanistan in a bid to fight Britishers and Sikhs. They were his first enemies. अच्छा. He did not touch Hindus at that time. अच्छा. Rather, he was seeking Hindu support अच्छा. at that time. Correct. It was part of their long-term strategy. You know, radical Islamists think about 200 years, 500 years. Wow. In terms of strategy. Get my point? Is there any? Now, this book is a stepping stone to Muslim extremism and even terrorism. Because it has got 7 chapters. It preaches hatred towards the customs of Hindus and others. अच्छा. And it is being taught in all madrasas, and it is being taught even today. After 200 years. Yes, it must have been written in, I think, around between 1815 and 1820. Wow. Correct. Now, till I wrote an article on this on Daily O, the opinion-based digital platform of India Today Group, on this book. Nobody had ever heard about this book, not even the people connected with the security establishment of this country. A book which preaches hatred, religious hatred, was unknown to us. How is it possible? Is it possible only because we were fed on a particular diet which talked only about inclusiveness, which suppressed intellectual rigor? Get the point. Had we followed Savarkar, we would have been in a much stronger position in certain ways, so far as defense and security is concerned. सावरकर को तो डेमोनिफाई किया जा रहा है. The reason is because they know if Savarkar's thoughts spread amongst the people, then they'll have to close their shops. Parties which survive on divisive politics, parties, radical groups, Islamic groups, die-hard communists, they will have to close their shop if Savarkar vision spreads. Because Savarkar is that person who predicted each and every calamity India faced on the national security front in the last 75-80 years. True. Assam crisis he had predicted in 1941. That time the Muslim population in Assam was only 10 to 12%. Today it is nearing 40%. Correct. Get my point? सर, पर इसी से फिर एक वापस हम कल्चर पे आते हैं कि एक सिविलाइजेशन है जिसका पार्ट ऑफ कल्चर है कि वो पिछले 200-250 पता नहीं कितने 100 साल से एक पर्टिकुलर एजेंडा को लेके
कंसिस्टेंटली जनरेशन आफ्टर जनरेशन चल रही है, एंड सरप्राइजिंगली उनके अपने सिविलाइजेशनल चेंजेस जो भी होते हैं उसमें कोई भी उनको क्वेश्चन नहीं कर रहा है, जबकि हमारी सिविलाइजेशन है जो हज़ारों सालों से इन सब चीज़ों को फाइट कर रही है, एंड स्टिल हम अपने कल्चर में अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करना, अपने अगर हम मानने की सनातन को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देना, वो हम नहीं कर पाए हैं। तो ऐसा क्या रहा है कि हमारे कल्चर में जो है हम ये चीज़ एम्बाइब नहीं कर पाए हैं, एंड वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट एन एनिमी विच इज़ बीन पॉलिशिंग एंड अपनी जो है तलवार की धार तेज़ कर रहे हैं। The reason for this problem are our leaders. जी. I would start with Mahatma Gandhi. जी. Mahatma Gandhi was the one who tinkered with the definition of Hindu culture. He has a book called My Religion. My Religion. You'll be shocked to know in that he says, after all Yudhishthir's victory, युधिष्ठिर की जो विजय थी वो शून्य विजय थी. गांधी जी हैज डिस्क्राइब्ड युधिष्ठिर्स विक्ट्री इन महाभारत वॉर इक्विवेलेंट टू अ एज ए शून्य विक्ट्री. व्हाई? बिकॉज सो मेनी पीपल हैड टू डाई. व्हाट कृष्णा सेज? कृष्णा सेज दैट फॉर धर्म, फॉर द राइटियस कॉज, नो सैक्रिफाइस इज टू ग्रेट. And even if he's your brother, you have to fight. If he's against the dharma. So, this misinterpretation of religion by a person of the level of Mahatma Gandhi will lead to this situation. I'm not surprised. True. You see, Gandhi ji, when he was doing one compromise after another. Ji. With the Muslims during the freedom movement, with the Wahhabis rather, I would say. You know, those who were with him in the freedom movement, they had long-term religious objectives to be with Gandhi ji. Correct? Savarkar, B.S. Munje, you might not agree with them on all the points, you know. Ji. They were warning Hindus. Look here, if you follow this path, you are finished. Savarkar has predicted partition in 1937. Ji. 10 years before it happened. But Gandhi ji had such a towering presence. मतलब B.S. Munje, a great man. So क्षत्रिय तत्व को इंस्टिल करने का प्रयत्न मुंजे ने किया. अच्छा. बहुत बड़ा आदमी मुंजे देश के अंदर. मतलब सावरकर पे से सब बंदिशें उठा दी गई 1937 में. मुंजे हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे. जी. ऐसा नहीं कि सावरकर was a reformer Hindu. Ji. So he did not agree with all the principles of Hindu Mahasabha. But True. Then Hindu Mahasabha was the only party which was not, compromising on essentials of Hindutva. Ji. It was not indulging in Muslim appeasement at the cost of Hindu rights. जी. तो मुंजे ने अपनी कुर्सी खाली कर दी, सावरकर को दे दी. अच्छा. तो मुंजे ने बहुत प्रयत्न किया कि क्षत्रिय तत्व आए. इनफैक्ट टिल मुंजे केम ऑन द सीन, जो रिक्रूटमेंट होता था ब्रिटिश आर्मी में वो सिर्फ जो वॉरियर ट्राइब्स में से ही होता था. अच्छा. लार्जली इट वाज मुंजे हु कन्विंस देम. अच्छा. you recruit people from all the communities. Okay. समझा? एज इट इज महार रेजिमेंट तो था ही पहले से. जी. महार रेजिमेंट तो क्या है, द रीजंस आर डिफरेंट. जी. महार्स फॉट फॉर द ब्रिटिशर्स, दे वर वेरी ब्रेव, एट द सेम टाइम वेरी ओबीडियंट. तो उसका एक रेजिमेंट इन्होंने तैयार किया. जी. पर अदरवाइज जो कास्ट बेस के ऊपर होता था पूरा. जी. क्षत्रिय, जाट ट्राइब्स जो होती थी. हाँ, जी. तो पहाड़ी राजपूत है ना. तो मुंजे ने कन्विंस किया ब्रिटिश सरकार को कि आप सभी हिंदू जातियों में से रिक्रूट कीजिए. वो मुंजे जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में जब आए भारत में, उन्होंने कहा कि भाई ये गांधी जी से तो लड़ना बिल्कुल अशक्य है. अच्छा.
मतलब गांधी जी के सामने जीत पाना वैचारिक लड़ाई, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है जी। इतना प्रभाव है गांधी जी का पूरे भारत पे जी। कि हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते, ऐसा ही वाज इन डिस्पेयर। अच्छा। तो ऐसा जब टावरिंग जो आपका Opponent पूरे हो। कॉन्शियस का गाइडिंग फोर्स हो, वो ये कहे कि युधिष्ठिर का जो विजय था शून्य विजय था, तो क्या परिस्थिति होगी? यही होगी जो आप बता रहे हो जी। क्षत्रिय तत्व आपने बिल्कुल निकाल लिया उसमें से, हिंदुत्व में से, भारतीय संस्कृति में से आपने क्षत्रिय तत्व को बिल्कुल छानबीन करके उसको निकाल लिया पूरा। उसका अर्थघटन मैं ये करूंगा। एक तरफ हम रैडिकल इस्लाम की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो आपने मेंशन भी किया कि कम्युनिस्ट अपना जो कंटिन्यूसली अटैक कर रहे हैं, और आई थिंक उस अटैक का एक पार्ट है जो आप सेव कल्चर सेव भारत के थ्रू यू ट्राइंग टू रेजिस्ट दैट अटैक एंड करेक्ट इट। ये जो आज के परिवेश में अगर हम देखें और आज के कल्चर के बारे में बात करें, जो एक मिला जुला कल्चर है, ख़ासकर जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, उनमें से कई सारे खुद ही अपने सनातन के अगेंस्ट खड़े रहते हैं। हमें अपने लोगों से ज़्यादा मतलब एक ऑपोजिशन आता है बजाय किसी और धर्म के लोगों से। उसी में कहीं फिट होता है कि किस तरह से किस प्रकार से आप सोशल फैब्रिक को अटैक करो ताकि कंटिन्यूअसली जो है आप एक अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सकें। एंड आई थिंक यही एक ऑब्जेक्टिव है थ्रू फिल्म्स, थ्रू स्क्रीन, थ्रू सिनेमा। एक आर्ग्यूमेंट हमेशा से दिया गया है कि सिनेमा या स्क्रीन तो वही रिफ्लेक्ट करता है जो समाज में घट रहा है। लेकिन आपका जो ये प्रयास है उसके थ्रू हमें बीच बीच में ये न्यूज़ मिलती रहती है कि ऐसा नहीं है, इट इज़ इन फैक्ट हैपनिंग नाउ द अदर वे राउंड। तो थोड़ा सा हमें पहले सेव कल्चर सेव भारत के बारे में थोड़ा बताएं, और साथ ही ये बताएं कि ऐसा क्या है जो आपने ऑब्ज़र्व किया है या जो डेटा आप लोगों ने कलेक्ट किया है जिसके माध्यम से आप ये कह रहे हैं कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं ये कॉन्वल्यूट कर रहे हैं, ये यंगस्टर्स के अंदर एक विकृति पैदा कर रहे हैं, इट्स बीइंग फोर्स्ड अपॉन देम। तो थोड़ा सा सर उस बारे पे। देखिए, ये भारत की सब में बड़ी चुनौती है। जी जी। और अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा जी। सेव कल्चर से भारत फाउंडेशन ने पहली बार इसको उठाया जी, एक मजबूती के साथ। जी। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। गए 1 महीने में या मे बी 40 दिन के अंदर 5 किस्से हैं जहाँ भाई ने बहन पे बलात्कार किया और 2 केस में उसको मार दिया। I read it in the और newspaper. इन्वेस्टिगेशन नहीं निकला कि उन्होंने उसमें फ़ोन पे देखा और किया। अच्छा। तो 70-80% जो रेप के केसेस हैं जी, आज की तारीख में दे आर इंस्टिगेटेड बाय कंटेंट, पोर्नोग्राफिक एज वेल एज इंसेस्ट बेस्ड कंटेंट। जी। ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, जी। भाभी और देवर का व्यभिचार, समझा? सास और जमाई का व्यभिचार। जी। इस टाइप की फिल्में आती जा रही हैं। जी। अभी देखिए 2018 से अभी तक 900 से ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म, OTT और एप्स फ्लोट हुए हैं जिन्होंने करीबन 32,000 फिल्में इस टाइप की दी हैं। माय गॉड। तो अच्छा। आपका कई चीज़ तो आपकी ख़त्म हो चुकी है ऑलरेडी। उल्लू ऐप है एक, इस टाइप की फिल्में बनाता है, जी, है ना? जी। उल्लू ऐप के 1.5 करोड़ डाउनलोड हैं करीबन। ऑफिशियल लोग बताते हैं 1 करोड़ के ऊपर बताते हैं, लेकिन 1.5 करोड़ डाउनलोड हैं। जी। तो ऑलरेडी आपका बिगड़ चुका है। जी। समझे ना आप? इससे क्या होगा? देखिए, छोटे छोटे घरों में फैमिलीज रहती हैं, है ना? इम्प्रेशनेबल बच्चे हैं, जी। वो देखेंगे तो क्या करेंगे, आप इसका अंदाजा लगाइए। एक आदमी रोज ये देखेगा, इंसेस्ट बेस्ड फिल्म देखेगा रोज के रोज, क्या करेगा?
या एक महिला देखेगी तो क्या करेगी बताओ। तो परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। पर सर बनाने वाले भी तो हमारे हिंदुस्तान के ही लोग हैं जिनका, नहीं, वो तो पाकिस्तान चाइना हम्म, से भी बड़े दुश्मन है हमारे। इसके लिए मैंने लॉ ऑफ एथिक्स कोड की बात की है। जी जी, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं कि इस पे कर्रा कदम उठाना पड़ेगा। तो मैंने बात की लॉ ऑफ एथिक्स कोड की। मैंने कहा है कि एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड का गठन हो जो ये कहे कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने देश को नहीं किया उससे ज़्यादा नुकसान तुम लोग कर रहे हो, ऐसा विभत्स परोस के जी, तुम रेप इंड्यूस कर रहे हो जी। टेड बंडी, द मोस्ट नोन रेपिस्ट किलर इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, who was sentenced to death in 1980, I think in 1989. Before being before he died, he gave an interview. उसमें उसने कहा कि मैं इस जेल, फ्लोरिडा जेल के अंदर कई रेपिस्ट को मिला, रेप के चार्जेस थे। मेरा खुद का अनुभव, मैं ये कहता हूँ कि पोर्नोग्राफी इज द मेन इंस्टिगेटर ऑफ द रेपिस्ट। ऐसा उसका इंटरव्यू, लास्ट इंटरव्यू उसका मरने के पहले। अच्छा। सो दो लोग इसको क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे फाइंडिंग्स को, या तो उसके लाभार्थी है वो जी, दे आर बेनिफिशियरीज ऑफ दिस एंटायर बिजनेस ऑफ सेलिंग डर्ट एंड अर्निंग मनी एट द कॉस्ट ऑफ नेशंस कल्चर। आप समझे। तो लॉ ऑफ एथिक्स कोड हमने ये कहा है कि एक कमिटी बने जिसके अंदर हर वर्ग में से आदमी लोग लिए जाएं, जो तय करे मर्यादा हर एक ऑडियो विजुअल फिल्म के लिए, सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की। सर पर अभी भी तो है, वी हैव दी जो सेंसर बोर्ड है वो यही इसी कार्य के लिए तो कार्यरत था। सेंसर बोर्ड तो बराबर काम नहीं कर रहा। मैंने अभी परसों आलिया भट्ट और उसका एक सीन देखा अपने कौन सी फिल्म है, तो फिल्म देखता नहीं लेकिन आजकल उसमें आता रहता है रील के अंदर, रणवीर सिंह का, ना गंदा था। सेंसर बोर्ड तो खत्म हो गया, लेकिन ओटीटी के लिए तो सेंसर बोर्ड है ही नहीं जी। और सेंसर बोर्ड इज इन बैड शेप एंड आई फाउंड आउट दैट दोज नेशनलिस्ट पीपल हु आर ऑन द बोर्ड, जब उसकी ग्रुप्स बने हुए, अच्छा, तो जब स्क्रीनिंग होता है तो उनको दूर रखा जाता है। अच्छा, प्रोड्यूसर्स मैनेज कि जो ऑब्जेक्शन करेंगे ऐसे लोग मेंबर वो दूर ही रहे, स्क्रीनिंग में ही नहीं आए तो आप छोड़ दो वहाँ। लेकिन ओटीटी के लिए तो कुछ है नहीं ना। ओटीटी तो सेल्फ रेगुलेशन है, जो टोटली फेल हो गया है। सेल्फ रेगुलेशन को ओटीटी इज कंप्लीटली फेल। हाँ जी जी जी। वी हैव गिवन, नहीं पहले एथिक्स कोड की बात कर लें जी। एथिक्स कोड हमने ये कहा है कि प्रीएम्बल में ये कहे वो लॉ कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने किया उससे भी ज़्यादा नुकसान आप लोग कर रहे हो, इस टाइप का परोस के, और फिर मर्यादा तय करे, सीन, थीम, कपड़े और भाषा की, है ना। कपड़े किसके लिए? आई एम नॉट अगेंस्ट मॉडर्न क्लोथिंग, बट आई एम फॉर डिग्निफाइड क्लोथिंग, समझा ना। और दूसरा की फिल्म में तो क्या कपड़े नहीं पहनाते ये लोग, तो कपड़े इन दैट सेंस आई एम कीपिंग जी जी। 4 महीने में ट्रायल हो, है ना। जिसको वायलेट करते हैं लॉज को, उसमें कौन होगा? एक्टर, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर, फोटोग्राफर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड ब्रॉडकास्टर, सबको पार्टी बनाया जाए, है ना। 4 महीने में ट्रायल हो, है ना। कन्विक्ट होता है तो 10 से 20 साल की जेल की सजा हो। अच्छा, है ना। आप देखिए कि अमेरिका में ड्रग पेडलिंग, कंज्यूमिंग ड्रग इज नॉट सच ए बिग एन ऑफेंस, ड्रग पेडलिंग इज ए बिग ऑफेंस। करेक्ट। उस टाइप की सजा है वहाँ 30 साल की, और हम तो 30 साल नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं 10 से 20 साल। जी जी। 10 से 20 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो, 3 साल तक बेल ना मिले। कोई ने पूछा कि भाई ये तो जो टेररिस्ट के लिए जो प्रोविजन है वो आप बोल रहे हो। मैंने कहा ये कल्चरल टेररिस्ट ही है भाई। लोगों को ये नहीं पड़ी कि हमारे देश की महिलाएं खत्म हो जाएगी, हमारे देश का कल्चर खत्म हो जाएगा, हमारे देश के बच्चे खत्म हो जाएंगे, तो टेररिस्ट ही हैं, दे आर कल्चरल टेररिस्ट, जी, मे बी वर्स देन देम, वर्स देन द पीपल हु आर गोइंग अवे एंड किलिंग पीपल, यू नो। ट्रू, समझा। और बर्डन ऑफ प्रूफ, लाइक इन 498A
और फॉर्मर एपीसी विल बी ऑन द एक्यूज्ड, ओके, है ना। फिर हमने कहा है कि एक नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी हो जो इसको इम्प्लीमेंट करे। नाउ दैट कैन बी अंडर दिस लॉ, इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, बट its only job will be to prevent sexually perverted content on all audiovisual platforms, including advertisements, है ना। और थर्ड हमने कहा है टू बिगिन विथ आईटी एक्ट में एक सुधार हो, आईटी एक्ट के अंदर इस टाइप का जो मटेरियल है वो एक ग्रुप में डाल दिया जाए, वो ग्रुप की जो एक्सेसिबिलिटी है वो फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड से जोड़ दी जाए। अच्छा, देखो परिस्थिति क्या है अभी, देखिए 18 साल से नीचे का बच्चा फ़ोन नहीं ले सकता, ठीक है, लेकिन वो पढ़ने के लिए अपने पेरेंट्स का फ़ोन लेता है जी, ठीक है, तो वो तो देख ही रहा है, समझो आप जी। अभी हरियाणा सरकार ने एक सर्वे किया, उन्होंने वो कौन सी बुक आती है, नोटबुक दी थी सबको पढ़ने के लिए, तो उसमें प्रो नहीं देख रहे थे बच्चे ज़्यादातर जी, उसमें कुछ एक वॉल थी उसके अंदर, सिक्योरिटी वॉल तोड़ दी उन्होंने, अच्छा, और वो देख रहे थे वो लोग, समझो आप। तो परिस्थिति बहुत गंभीर है। मैं मानता हूं कि इसमें एक नेशनल कॉन्सेंसस होना चाहिए। दिस इज अबाउट पार्टी पॉलिटिक्स, दिस इज अबाउट सेविंग, एंड दिस शुड बी अबाउट इवन अदर काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब मैं तो इसमें हिंदू मुस्लिम भी नहीं करता कभी, नहीं होने देता हूँ। दिस इज एन इक्वल थ्रेट टू एवरीबडी, ऑफ कोर्स, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। पर सर मर्यादा फिर कौन डिफाइन करेगा? अगर इसका आर्ग्यूमेंट हम देखें तो आजकल यही एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि ये हिंदुत्ववादी जो लोग हैं ये हमें मर्यादाओं के बंधन में बांधकर, दे वांट टू गिव इट अ स्ट्रक्चर, दे वांट टू से दैट यू शुड नॉट wear this. This is being said by those people who are misusing the freedom of expression and creative freedom. जी, this is being said by those people who are beneficiary of this or who want to destroy भारतीय culture. सर उसी तरफ फिर अगर हम देखें तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है और जो हमारा बाकी लोगों के लिए जो लॉ है उसमें भी वेरिएंस है। वहाँ पे जो है क्योंकि मैरिजेबल एज इज डिफरेंटली डिफाइंड देन व्हाट इट इज, वो तो बिगड़ा ही हुआ है तो ना, जो नींव डाली कांग्रेस ने जी भारत आज़ाद भारत की, उसके अंदर तो पूरा गलती हो ना। मतलब पाकिस्तान दे दिया आपने और दूसरा पाकिस्तान खड़ा हो जाए, ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी। आप समझिए इस बात को, जी क्या होना चाहिए था जब आपने मुसलमानों को, देखिए आपको समझना पड़ेगा 1945 का जो इलेक्शन है, द लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन बिफोर इंडिपेंडेंस, उसमें वोटिंग पैटर्न क्या थी मालूम है आपको? टोटल वोट्स कास्ट वर लेस बिकॉज देयर वाज इतनी जागृति नहीं थी, ट्रांसपोर्ट नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, समझे ना जी। टोटल मुस्लिम वोट्स कास्ट वर 20% एंड हिंदू वाज 25%। अच्छा, आउट ऑफ 20%, 87% वोटेड फॉर मुस्लिम लीग। अच्छा, दे वांटेड पाकिस्तान, करेक्ट। इसमें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर वाले मुसलमान कम थे, अच्छा, बट देयर कांग्रेस वाज इलेक्टेड। जब भी शाह खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि गांधी जी और नेहरू ने हमारे साथ धोखा किया है, अब बीच में पाकिस्तान पंजाब आने के बाद में वी हैव टू रिमेन विद पाकिस्तान, वी वोटेड फॉर यूनाइटेड इंडिया। तो ज्यादातर जो भारत में मुसलमान रह गए वही थे वोटिंग करने वाले। अच्छा, नाउ आई विल नॉट juxtapose that 87% or all 100%, जी, but there is a thread in that जी, कि 60% Muslims wanted Pakistan, minimum 60%, maybe more. तो उसके बाद में उनके वहाँ देने के बाद में भी इस टाइप का क्यों भारत को 3 मंदिर नहीं मिले चाहिए अपने कम से कम? जी, जी, अयोध्या, मथुरा और काशी क्यों नहीं मिलने चाहिए? जी, हजारों मंदिर तोड़े मुस्लिम आक्रमणकारों ने मध्यकाल में, जी, बाद में रेडिकल मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया, उसके बाद हमको क्यों नहीं मिले भाई? पर सर मेरा सवाल कुछ इससे उत्पन्न हुआ कि जब इतना डाइवर्सिटी होता है और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और हम वो मान्यताओं को प्रैक्टिस करना अलाउ कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए इलीगल है, कुछ चीज़ों वही चीज़ किसी और
फेथ के लिए लीगलाइज कर दी जा रही है, उसमें ये जो आप मॉरल फैब्रिक और मॉरलिटी की बात करते हैं और आप कहते हैं कि क्या अडल्ट है, अडल्ट कंटेंट है और किस चीज़ को हम कैसे डिफ़ाइन करें, मैं उस पर आपके विचार जानना चाह रही थी कि इस तरह की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में देखो हाँ। आपको एक लक्ष्य सामने रखना पड़ेगा जी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य तय किया हुआ है जी कि हम महान देश बनेंगे जी। कोई के मन में शंका नहीं है कि हम 2047 के अंदर आर्थिक महासत्ता होंगे जी। हम सैनिकी महासत्ता होंगे जी। हम वैज्ञानिक महासत्ता होंगे जी। पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होंगे? विल इंडिया बी ए कल्चरली पॉपर नेशन? दैट यू हैव टू सिलेक्ट. योर एक्शंस विल बी गाइडेड, देन एंड देन यू विल बी एबल टू समन द करेज टू फाइट दिस मॉन्स्टर. इट्स ए मॉन्स्टर. जो असुरी तत्व था, जो भस्मासुर था, जी, है ना, जो भी अलग अलग जो डेमन्स हो गए जिनको माता जी ने परास्त किया और मार जी, दिया, जी. वही डेमन ये है जो ये परोस रहा है. आप सोचिए कि कल उठ के भाभी देवर पे गलत नजर डालने लगे, यार देवर भाभी पे, क्या परिस्थिति होगी देश की? जी. घर घर में अगर ये परिस्थिति होगी तो क्या होगा बताओ मुझे जी. आप किस महान भारत की बात कर रहे हो आप? और ये तो जो रिपोर्टिंग हो रही है वो तो रिपोर्टेड केस है भाई जी. अनरिपोर्टेड तो खूब सारे होंगे, इससे 4 गुने होंगे भाई जी. समझा? तो सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को ये बढ़ावा दे रहा है जी, है ना. उनसे ही मैं पूछना चाहूंगा, उन लोगों से, क्या you favor, are you in support of sexual violence against women? Absolutely not. So all these arguments are being raised to benefit from this culture which is a business now. Creative freedom. अभी एक इसका आर्ट बालाजी की एक फिल्म है ना. अच्छा, अब तो हमने सबका निकाल लिया, समझो आप. नेटफ्लिक्स, एक्स, we have written letters to last letter is on old Balaji to Ashwini Vaishnav ji. I have written. I saw that. है ना. अभी हमने कल थोड़ा संशोधन किया तो अमेजॉन प्राइम में भी यही है. हाँ बिल्कुल. तो वो मामला बिगड़ा हुआ है पूरा. डिज्नी वगैरह सब में है ना. जी. तो नहीं, उसमें तो ये जो अमेजॉन प्राइम वाले तो क्या कर रहे हैं कि वो तो उनका तो लक्ष्य ये कि भारत में से पॉर्न स्टार खड़े हों. अच्छा. इस टाइप का उनका पूरा जो देखा मैंने. अच्छा. हमारी जो टीम है, हमारे जो लोग रिसर्च करते हैं वो बता रहे कि साहब इनका तो ऐसा है कि भारत में से ही, भारतीय बच्चे में से ही पॉर्न स्टार खड़े हो. अच्छा. आप समझे? तो परिस्थिति गंभीर है, मैं फिर से कहूँगा. और लक्ष्य अगर सात्विक है, लक्ष्य आपका सात्विक है, लक्ष्य को आगे बढ़ाने वाले अगर सात्विक हैं, तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते. बिल्कुल. मेरा स्पष्ट मानना है. कई लोगों ने मुझे कहा कि ये इस टाइप का आप जो लॉ की वो कर रहे हो वो इम्पॉसिबल है. मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं इसको पॉसिबल मानता हूँ. और अच्छे लोग हैं, जो संत हैं बड़े बड़े, है ना, वो सब मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए. जी जी. सर, अभी तक सरकार का इस मामले में क्या रुख रहा है? सरकार का रुख इसमें वीक रहा है, जबकि इस सरकार का मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ जी. मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी के मॉडल पे 2 किताबें लिखी है जी. बिल्कुल. और मैं आज भी मानता हूँ कि ये जो वर्डिक्ट आया इलेक्शन का, वो उनके गवर्नेंस के ऊपर वर्डिक्ट नहीं है. द रीजंस आर डिफरेंट, है ना. ही सेट अप अ वेरी गुड मॉडल ऑफ गवर्नेंस. यूज करप्शन एट द सेंट्रल लेवल इज वेरी अंडर कंट्रोल जी. एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट हिज जो उन्होंने मेहनत की है जी, लूपहोल्स को प्लग करने की, जहाँ से पैसा भेज जाता था करप्शन के रूप में, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर के रूप में, रॉन्ग पॉलिसीज के रूप में, उसके तो भारत कम से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए साल के बचा रहा है जी. कितने? 3 से 4 लाख करोड़. छोटा स्टेटमेंट नहीं है. करीबन 10% के आसपास. बिल्कुल. 10% से थोड़ा कम. इस साल का बजट हम लें तो इस साल का मेरे ख्याल से 46 लाख करोड़ का बजट है. तो अगर मैं 10% बता रहा हूँ अगर, तो उसका एक सिग्निफिकेंट भाग हो गया वो. बिल्कुल. लेकिन इस फ्रंट के ऊपर सरकार क्यों जाने वीक पड़ी है ना. जो सेल्फ रेगुलेशन वाला जो लॉ है ओटीटी के लिए टोटली फेल हो चुका है.
जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बिल्कुल ये सब अलाउड नहीं है उसके अंदर, पर वो तो चल ही रहा है जी। दूसरा, उस सेल्फ रेगुलेशन में जो कमिटीज बनी है उसके अंदर यही बनाने वाले उसके मेंबर भी हैं। अच्छा। एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उसमें, AK सिकरी करके, है ना, उनमें हमारे रिप्रेजेंटेशन पे उन्होंने एक फिल्म थी ओल्ड बालाजी, जिसमें एक पुरुष है जिसके उल्टे संबंध अपनी दादी से हैं, अपनी सौतेली माँ से हैं, अपनी चचेरी बहन से हैं और अपनी भाभी से हैं। उसको हमने बहुत फाइट की हमने। पहले तो एकता कपूर के वकील ने हमको बहुत काउंटरेक्ट किया, मेरा विरोध किया। मतलब जब फाइल, हमारे ग्रुप के जो मेंबर हैं संजीव नेवर करके मेरे बहुत बड़े समर्थक हैं, हाँ जी, मैंने सुना उन्होंने उनके की बारे थी, में। मैं भी हियरिंग में था, तो उन्होंने काफ़ी मेरा विरोध किया, वहाँ पे अपने आप को डिफेंड किया, लेकिन बाद में दे वर फोर्स्ड टू विड्रॉ दैट एंटायर सीरीज, दे हैव विड्रॉन। 3X सीरीज है, XXX सीरीज 2020 की। अच्छा। पूरी सीरीज उनको विड्रॉ करनी पड़ी, समझे ना। लेकिन वो तो मटेरियल आ ही रहा है उनका, वो वेरी तो जो ये सेल्फ रेगुलेशन फेल हो गया है। AK सिकरी साहब भी मैं मानता हूँ कि फेल हो चुके हैं। मैंने उनको एक लेटर लिखा था आज से 6 महीने पहले, 5-6 महीने पहले, कि भाई राम की प्रतिष्ठा हमने अयोध्या में कर ली, अब हमें राम की मर्यादा की प्रतिष्ठा करनी है ना। ऐसी परिस्थिति में जी, क्या आप ये चाहते हो इस टाइप की फिल्म अलाउ करके कि देवर भाभी पे गलत नज़र डाले? क्या चाहते हो आप? जी जी। और मैंने उनसे उस टाइम पे कहा था कि आप जवाब, मैंने अटैच किए थे फोन टाइप के एग्जाम्पल सर, मैंने कहा था कि आप 10 दिन में जवाब दीजिए। पूरी कमेटी से कहा था, कमेटी के अंदर मणि रत्नम की धर्मपत्नी सुहासिनी मणि रत्नम भी हैं, जी जी, है ना। तो मैंने उनसे कहा था कि अगर आप इसमें फेल हो गए तो आप रिजाइन कर दो जी। और आज उस पत्र को लेके 5-6 महीने हो गए, अभी तक जवाब मुझे आया नहीं आया आज जी। तो परिस्थिति गंभीर है, समझे आप। मैंने इतने सारे लेटर लिखे, मुझे आज तक कोई मिनिस्टर ने या कोई क्या बोलते हैं अधिकारी ने आज तक मुझे मिलने नहीं बुलाया। सर एक मान्यता, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फोर्सेस हैं, फोर्सेस ऑफ कल्चरल डिस्ट्रक्शन, जी जी, वो अपनी जगह बना ली उन्होंने। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आना चाह रही थी कि मुझे याद है अभी जब ब्रॉडकास्टिंग बिल डिले हो गया जी, मालूम है आपको? हाँ, क्यों डिले हुआ? क्योंकि हमने ये एक वॉर कहूँगा मैं इसको लॉन्च किया है जी, तो उनको डर लग रहा है, तो वो टाइम मांगते जा रहे हैं कैसे इनको टैकल करें। अच्छा, सरकार को ब्रॉडकास्टिंग बिल हमने जो सजेशन दिया था उसके आधार पे क्लियर कर देना चाहिए था। ये सरकार रुकी हुई है उनके प्रेशर में, तो गलत बात है। राष्ट्रवाद नहीं है, राष्ट्रवाद नहीं है जी। सावरकर का राष्ट्रवाद कम से कम नहीं है। सावरकर का राष्ट्रवाद ये सिखाता है कि नेशन इज सुप्रीम जी, नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम जी, ऑल अदर things are secondary, whether it is religious pride, whether it is caste pride, whether it is regional pride, all these three are, everything is secondary to national interest. Nation first. सावरकर का नेशन फर्स्ट अलग टाइप का है, बिल्कुल। वो आपको ये सिखाता है कि आपको बलिदान भी देना पड़े देश के लिए तो आपको देना चाहिए जी। तो मैं मानता हूँ कि सावरकर की ये जो आइडियोलॉजी, उससे अभी जो महकमे लोग बैठे हुए उनको मेरे ख्याल से तकलीफ उसमें है। से एक नहीं, उनको उससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए जी। देखिए राष्ट्रवादी सरकार है, पर महकमे में यही माना जा रहा है। ये सरकार राष्ट्रवादी है जी। इस मुद्दे के अंदर मेरा उनका डिफरेंसेस है। सरकार राष्ट्रवादी है, जो 10 साल में काम हुए भारत में ऐसा काम कभी हुआ नहीं आज तक, समझे आप। कई लोगों को बुरा लगता है कि ये पहले कुछ हुआ नहीं, क्या नेहरू जी ने भी काम किया था, ऐसा नहीं है। नेहरू जी वॉज ए ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिल्डर जी, और दूसरी बड़ी बड़ी गलतियां की थी उन्होंने जी। चाइना हावी हो गया भारत पे, उसका कारण भी नेहरू जी हैं। 1948 के अंदर चाइना का गठन हुआ। चाइना हमारे से इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली टोटली वीक था, 5 साल में हमारे से आगे निकल गया जी जी। आप समझे। तो कई लोग मैं जब बोलता हूँ कि 10 साल में जो काम हुआ है वो भूतकाल में नहीं हुआ है, या जो प्रगति भारत ने 10 साल में की है अनेक गुना हर एक फील्ड के अंदर वो पहले नहीं हुई है, तो आई स्टैंड बाय माई स्टेटमेंट जी। आई एम नॉट सेइंग कि पहले काम नहीं हुआ है जी, हो सकता था ज़्यादा बेटर, काफ़ी ज़्यादा हो सकता जी।
सर वही मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे 90s में जब आप देखेंगे कि सिनेमा में चेंज आने लगा और धीरे धीरे इस प्रकार की फिल्में बनने लगी जो अंडरवर्ल्ड को ग्लोरीफाई करती थी। बाद में पता चलने लगा कि अंडरवर्ल्ड का बहुत पैसा लगता था, इसीलिए इस तरह की नैरेटिव सेट किया जाता था। आपने जो अभी बात की कि कितना डीप सीटेड है ये एक स्ट्रक्चर बन गया है कि आप इतने लेटर्स लिख रहे हैं, आप जितना इस चीज़ को फाइट करना चाह रहे हैं और जिस तरह का सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा है आपको। ये इस वक्त आपको क्या लगता है कि इसमें किसने पैसा लगा रखा है इस पूरे कंटेंट क्रिएशन की वर्ल्ड में? आई एम श्योर एकता कपूर अपने आप तो पैसा नहीं बना रही है। बॉलीवुड का पैसा है इसमें, है बिल्कुल। लेकिन बॉलीवुड इज अगेन एज नोन, आई मीन एट टाइम्स दैट इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पैसा लगा हुआ है ना इसमें। आप देखिए ना जी, रणवीर सिंह जो है, रणवीर सिंह एक्टर, उसने भी जॉनी सिंस नाम का पॉर्न स्टार उसके साथ में ऐड किए। हाँ जी, मैंने इसको पब्लिक इशू उठाया था। मैंने ये कहा था कि भाई इस ऐड के बाद में मुकेश अंबानी परिवार इनको अपने जलसे में ना बुलाए जी। ये मुद्दा मैंने उठाया था, पब्लिकली उठाया था कि भाई पॉर्न कल्चर को बढ़ावा ना मिले जी, ये सभ्य समाज की जवाबदारी है जी। मुझे खूब आनंद होता अगर मुकेश अंबानी परिवार रणवीर सिंह को अपने मैरिज रिलेटेड फंक्शन में ना बुलाता इस ऐड के बाद, है ना। फिर एक एक्ट्रेस है, उनके हस्बैंड बड़ी मुश्किल से बाहर निकले, अब केस चल रहा है वैसे अभी भी जी। वो पॉर्न फिल्म्स बना रहे थे, शिल्पा शेट्टी। हाँ, तो इसके अंदर चल ही रहा है जी। पर बॉलीवुड को भी पैसा, आपको क्या लगता है कि हैज इट चेंज्ड द हैंड्स? इज इट कमिंग फ्रॉम चाइना और दीज सोर्सेज और इज इट बीइंग रूटेड स्टिल थ्रू द, आई विल नॉट रूल आउट रैडिकल द हैंड ऑफ एक्सटर्नल पावर्स इन फिनिशिंग इंडिया। आई कांट रूल आउट, क्योंकि सब में अच्छा तरीका एक देश को निपटाने का है उसके कल्चर को ख़त्म कर देना जी जी। सर थोड़ा और बात हम इस्लामिस्ट फोर्सेस पे करेंगे। आज की जो परिस्थिति है हमारे देश में, ये कहा जाता है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से ये जो फॉल्ट लाइंस हैं ये और बड़ी हो गई हैं और चौड़ी हो गई हैं। हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ता जा रहा है। हम जो है पब्लिक में इस तरह के डिस्कोर्सेस हो गए हैं जहां हम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, हम कहीं एकजुट होने की बात नहीं कर रहे हैं। फिर एक तबका है जो ये कहता है कि आज़ादी की लड़ाई तो हमने साथ ही लड़ी थी, तो ऐसा तो है नहीं कि हम जो है इस पूरी परिस्थिति को जिस तरह से ये अनफोल्ड हो रही है और जो इसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादातर सो कॉल्ड राइट विंग पार्टी जो अब क्या कही जाती है बीजेपी, उस पर थोपी जा रही है। आपको क्या मैं पहले ये समझना चाहूँगी कि ये क्या कई 100 वर्षों की परिस्थितियों का आगे बढ़ता हुआ, मतलब आर वी सीइंग दैट दिस इज जस्ट अ डेवलपमेंट ऑफ व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स? पार्शियली यस। देखिए, आपको आज़ादी की लड़ाई का पहले तो विश्लेषण करना पड़ेगा जी। देखिए, देवबंद वाले जो हैं जी, जिनको रेडिकल इस्लामिस्ट में कहता हूँ, तबलीग जमात देवबंद और अहले हदीस, अच्छा, एक तीसरा एक महकमा है अहले हदीस, समझा। वो अपॉलिटिकल रहा है ज़्यादातर जी, लेकिन देवबंद तो तबलीग जमात वाले तो बिल्कुल रही हैं पॉलिटिकल। ये लोग कांग्रेस में क्यों जुड़े? कांग्रेस में इसलिए जुड़े कि आर्य समाज ने श्रद्धानंद गांधी जी के साथ आए कुछ समय के लिए, आर्य समाज के महान नेता जी। तो खिलाफत में जो हुआ, हिंदुओं पे एट्रोसिटीज हुई केरला में, उसके बाद में वो उससे अलग हो गए। इन्होंने श्रद्धानंद को कंट्रोल इसके लिए करवाया था कि श्रद्धानंद बड़ी संख्या में हिंदू जैसे मुसलमानों को वापस हिंदू बना रहे थे। अच्छा, देखिए, शुद्धि का रास्ता किसने खोला? शुद्धि मतलब परावर्तन, रिटर्न टू हिंदू फोल्ड, ये खोला दयानंद सरस्वती ने जी। उससे ये लोग घबरा गए। अच्छा, तो दे वांटेड टू कंट्रोल आर्य समाज, सो दे एंटर्ड कांग्रेस एंड स्टार्टेड controlling Arya Samaj through Mahatma Gandhi. अच्छा, because Mahatma Gandhi believed Hindu-Muslim unity at any cost. जी. He gave an entirely new definition to Hindu-Muslim unity. जी. I call it Hindu-Muslim unity at Hindu cost. हाँ जी. आप समझे? तो ये लोग घुसे क्यों फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी का? इसके लिए घुसे कि इनको ये डर था कि कहीं पूरा के पूरा क्राउड ही नहीं चले जाए जी जी,
they wanted to buy time to build a network of madrasas and mosques of Wahhabi fold, you know, which would create a situation where there would be no place left for Hindu like Muslims to return to Hindu fold. अच्छा आप समझे? तो they had entered the freedom movement for their religious purpose. जी. It has nothing to do with nationalism. They were opposed to British, but again the objective was Islamic. Got it. So let us be very clear that not all Muslims, but majority of Muslims who joined the freedom struggle had an Islamic objective. अच्छा. समझा? खासकर देवबंदी वाले टाइप के जो लोग थे. जी. तो ये पहले क्लियर हो जाए. जी, ठीक है. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखिए, आर्टिकल 30 देखिए, है ना. आर्टिकल 30 में अगर एक हिंदू स्कूल स्थापित करता है तो वो पंडित नहीं रख सकता इफ इट इज गवर्नमेंट सपोर्टेड. गवर्नमेंट एडेड स्कूल अगर है तो वो पंडित नहीं रह सकता गीता पढ़ाने के लिए. जी. लेकिन अगर मुसलमान एक स्टार्ट करता है अंडर द सेपरेट लॉ, आर्टिकल 30 उनको सेपरेटली अलाउ करता है, तो ही कैन कीप हिम मौलवी टू टीच कुरान. जी. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो टिल्टिंग टुवर्ड्स हिंदू कम्युनिटी. तो ये पूरा जो चलता गया है ना. देखिए, नेहरू जी ने भी कई कई जगह पे रेजिस्ट किया हुआ है भूतकाल पर. नेहरू जी को कोई ज़्यादा ज्ञान था नहीं, समझो. नेहरू जी गॉट मैनिपुलेटेड बाय देवबंदी ग्रुप. ही हैड सम आइडिया, बट अच्छा. हाँ, ही हैड सम आइडिया. जब अलीगढ़ गए जवाहरलाल नेहरू तो उन्होंने ये मांगा अपने अलीगढ़ वादियों ने. दे डिमांडेड, अलीगढ़ वाज द क्रेडल ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट. जी. आर्सेनल कहा है जिन्ना ने अलीगढ़ को. जी. अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इज द क्रेडल ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, ऐसा उसने खुद ने कहा है. जी. जी. तो जब नेहरू जी गए वहाँ पे, मेरे ख्याल से 59 या 57 में, तो नेहरू जी को इन्होंने कहा कि हमको माइनॉरिटी स्टेटस चाहिए. तो नेहरू जी ने उसको स्वीकार नहीं किया. अच्छा. नेहरू जी ने बड़े अच्छे जेंटल वे में कहा कि देखिए, डिमांड के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. बिल्कुल. अलॉन्ग विद डिमांड्स कम रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो नेहरू जी को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग था, पर नेहरू गॉट मैनिपुलेटेड. अल्टीमेटली द अल्टीमेट रिजल्ट वाज बैड फॉर अस. In spite of, he could not resist their constant campaign for all this. समझे कि नहीं आप? तो इससे क्या हो गया कि इतने साल का जो मुस्लिम एपीजमेंट था, फिर शाह बनो केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट को ओवरटर्न कर दिया राजीव गांधी ने बाय एनेक्टिंग अ न्यू लॉ. जी. जी. तो इससे परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि एक गुस्सा हिंदू कम्युनिटी के अंदर भर गया, है ना. वो हमको दिखा बाबरी मस्जिद के टाइम पे, जिसमें मस्जिद तोड़ दी लोगों ने. ठीक है. वो जब मोदी सरकार बनी तो वो गुस्सा और भी उभर के आया क्योंकि अनुकूल वातावरण था एक. बिल्कुल. है ना. तो उन्होंने भी गाली देने में थोड़ी सी अति की हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ. While the radical Islamist movement is the main reason for this, it is growing further, you know, getting stronger. समझे आप? लेकिन थोड़ी सी जवाबदारी ये है कि हमें मुस्लिम कम्युनिटी को 3 भाग में डिवाइड करना चाहिए था. द रेडिकल इस्लामिस्ट, द लेस मॉडरेट एंड द मॉडरेट. सो मॉडरेट मुस्लिम्स होते हैं? ये बहुत कॉमन प्रश्न है जो आजकल जो है कॉन्वर्सेशंस में उभरता है कि मॉडर्न ये भी एक डिबेटेबल मुद्दा है. जी. मैं इसमें थोड़ा और ज़्यादा गहराई में कभी आगे जाऊंगा आपके साथ. जी. जी. लेकिन जो लोग भारत में शरिया के थ्रू परिवर्तन नहीं चाह रहे, है ना, जो लोग भारत के अंदर टेररिज्म के थ्रू परिवर्तन नहीं चाह रहे, उनको आपको कुछ हद तक तो मॉडरेट कहना होगा. जी. आप समझे? दोज हु डोंट सपोर्ट टेररिज्म, समझे ना आप, इन देयर माइंड यू विल हैव टू कॉल देम मॉडरेट. और ऐसे लोग नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है. ठीक नहीं है. आप देखो कश्मीर के अंदर मेन स्ट्रीम में कितने लोग आ गए.
जो भी वायलेंस अब हो रहा है पाकिस्तान द्वारा वो जम्मू में हो रहा है, वैली में नहीं हो रहा, जी, विच वॉज द मेन प्लेस ऑफ वायलेंस। जी, जी, समझा? तो आज एक बड़ा कश्मीरियों का वर्ग वो मेन स्ट्रीम में आया है। अब ना नहीं मिलता रहता हूँ, समझे ना। आज कश्मीर में देखिए अभी जम्मू में हुए, लेकिन वैली में जो किलिंग्स होते थे उसमें से 2-3 कश्मीरी भी होते थे 10 में से, जी, मुसलमान। हाँ, टेररिज्म का तो हाँ, तो आपको वो थोड़ा रखना पड़ेगा उनके लिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। आप समझे? आज ब्रिगेडियर उस्मान हैं जिन्होंने भारत के लिए जान दी 1948 के वॉर में, बड़े हीरोइकली ही डाइड फाइटिंग फॉर द नेशन। तो आपको ब्रिगेडियर उस्मान का स्थान तो रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आज औरंगजेब नाम का एक सिपाही था जिसको मार दिया था इन्होंने, बोले दिस इज पॉसिबल ओनली इन इंडियाज डाइवर्स कल्चर, अ पर्सन इज नेम्ड औरंगजेब, द सिंबल ऑफ रेडिकल इस्लाम, एंड ही डाइज फाइटिंग फॉर इंडिया, फॉर द नेशन। दिस इज सो यू हैव टू कीप स्पेस फॉर देम। तो ये अक्रॉस द बोर्ड गालियां देना सुबह शाम, ये मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये एक तरफा तो है नहीं। नहीं, वो तो है ही बदमाश, समझो आप। हाँ, वो तो बदमाशी है, समझो, वो तो एंटी नेशनल ही है ना, सब समझो आप। पर हमें कोई स्ट्रेटेजी तो करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। हम ऐसी परिस्थिति नहीं कर सकते कि मॉडरेट भी कट्टरवादी हो जाए। धर्म कट्टरवाद है, समझो। धर्म की आयतें बताइए, 100 आयतें, वो कट्टरवाद पे आधारित। तो हमें ये तय करना है कि वो 100 आयत की तरफ न जाए। सर, क्यों ऐसा है कि इस्लामिक मूवमेंट्स में कभी भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स प्रबल नहीं हो पाए हैं? जैसे हमने हिंदुओं ने जो है समय समय पर जो जो कुरीतियाँ थी उनको हम रिमूव करते हुए चले गए, लेकिन ऐसा क्यों है कि कट्टरवाद बढ़ता ही जा रहा है बजाय घटने के विद मॉडर्न टाइम्स? वो तो धर्म में कुछ प्रॉब्लम तो है, नोबडी कैन डिनाई इट। और उनके अपने लोग उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। उसमें बढ़ावा दे दिया ना कांग्रेस ने। जी, कांग्रेस ने कट्टरवादी सोच को बढ़ावा दिया ना जी, आज़ादी के टाइम पे दे दिया था जी, उसकी वजह से पार्टीशन हुआ। जी, पार्टीशन, द मेन रीजन फॉर पार्टीशन आर 2। वन, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट एनी कॉस्ट और एट हिंदू कॉस्ट, एंड सेकंड जो गांधी जी का जो था कि भाई कोई आपको वार करे आप प्रतिकार मत करो। These are 2 reasons mainly responsible for India's partition. These 2 thoughts rather. And many were not in agreement with Gandhi ji, but उनको पावर नहीं थी। गांधी जी का इतना विराट स्वरूप था उनका पूरा देश के सामने की, कोई हिम्मत ही नहीं होती थी बोलने की। तो कांग्रेस के अंदर भी लोग थे जो विरोध में थे भाई गांधी जी की इस टाइप की सोच के। I'm sure थे, बिल्कुल थे। पर आज वो लोग कहाँ हैं? आज ही मैं कहीं पढ़ रही थी कि आज की कांग्रेस। ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, मैं रेडिकल इस्लाम का स्टूडेंट हूँ जी। I can easily define Muslims into 3 parts which I told you about. At no point of time Congress has been a pro-Muslim party from day one. पहले से ही कांग्रेस जो है प्रो मुस्लिम पार्टी फ्रॉम द डे इट वाज फॉर्म्ड इन 1885। अच्छा। में पूरा संशोधन हमने किया हुआ है, पूरा किताब में अवेलेबल भी है कई जगह। जी, जी, पढ़ने की आवश्यकता है जी। एट नो पॉइंट ऑफ टाइम कांग्रेस इस्लामिक कट्टरवादी को के ग्रिप में नहीं थी जितनी आज है। जी, गिरफ्त में। जी। अपने 139 साल के इतिहास में कांग्रेस कभी भी मुस्लिम कट्टरवादियों की इतने गिरफ्त में नहीं थी जितनी आज है। अच्छा। वो तो एंटी नेशनल्स को गले लगा के बैठी। आप देखो कि मौलाना अरशद मदनी ही इज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ राहुल गांधी। राहुल गांधी हु इज ही सपोर्टेड तालिबान ओपनली। जी, जी। पर रेडिकल इस्लाम का अगर हम देखें तो पूरी विश्व में जहाँ भी रेडिकल इस्लाम बढ़ रहा है वहाँ आप देख रहे हैं कि विनाश भी हो रहा है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि कांग्रेस अपना जो सबसे पुरानी पार्टी है सो कॉल्ड भारत की, वो इस वोट्स के लिए सर्वाइव करना, उसके लिए सर्वाइव का सवाल है आजकल। हाँ, बट लॉन्ग टर्म अगर कोई सोच रखता लॉन्ग टर्म तो सोच को है ही नहीं उसमें। जी, जी। आज की कांग्रेस में लार्जली एंटी हिंदू कहूँगा। अच्छा। बिल्कुल, मैं लार्जली उसको एंटी हिंदू कहूँगा। समझा।
सर थोड़ा सा मैं आपके साथ बात करना चाहूँगी और आपके विचार जानना चाहूँगी अबाउट द राइजिंग अनरेस्ट अराउंड इंडियन बॉर्डर्स। जो इंडियन बॉर्डर्स हैं, खासकर जो चिकन नेक की बात होती है और उसके पास ही जो ये रीसेंट बदलाव हुआ है, उस पर थोड़ा सा अपने विचार व्यक्त करें कि हाउ डू यू सी this unfolding in the next 5 years, 10 years? How important is it for us to continue with BJP as the only alternate party to be able to push back whatever is happening, whether in the first place there is no other alternative. There is no other alternative, but BJP also has to look at it differently. जी जी. It's a major threat. जी. It's a major threat. Now with the departure of Sheikh Hasina from Bangladesh जी. under pressure of Islamists, largely I would say, India has to really rethink its policy vis-a-vis radical Islam. How it goes about, I don't know, but the present thinking has to undergo a reform. But they are already being termed as Islamophobes, and on top of that, if they start using iron fist, ट्रोलिंग चलता रहता है ना इसके अंदर जी. जो ट्रोलिंग चलता रहता है, देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, बीजेपी को भी समझनी पड़ेगी कि मुस्लिम प्रॉब्लम इज ए नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम जी. यू कांट ट्रीट इट एज ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम वाला जी. तो इलेक्शन आया और आपने उल्टे सीधे 2-4 शब्द दे दिए वोट लेने के लिए, वो नहीं चलेगा. जी जी. समझा? इलेक्शन आ गया तो आपने थोड़ी सी एंटी मुस्लिम बात कर ली, आप वोट बटोरने के लिए, ये तो नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है. मेरा सर आखिरी सवाल इसी पर था. देवबंदी जो है, वहाबी जो है जी. वो बरेली वालों को कन्वर्ट करते हैं. बरेलवी इज ए रिलेटिवली मॉडरेट दिस, यू नो, ऑफ कोर्स इन सिंध जो कन्वर्जन हो रहा है हिंदू गर्ल्स का, सब बरेली वाले कर रहे हैं. लेकिन फिर भी इफ यू कंपेयर बोथ देन बरेलीज आर सॉफ्टर. अच्छा. है ना? तो थ्रू आउट ये चलता रहता है कि देवबंदी वाले बरेली वालों को कन्वर्ट करते हैं. जब अपन आज़ाद हुए उस टाइम पे देवबंदियों की जो संख्या थी वो 10% से ज़्यादा नहीं होगी जी. आज 50% पे आ गई है करीब करीब जी. ये कहाँ से कन्वर्जन हुआ जी. ये पूरा ने उनको खींच लिया अपने बरेली वालों को. फ़र्क क्या है दोनों में? बरेली वाले ये बोलते हैं कि अल्लाह तक पहुँचना हो तो सूफ़ी संत जरूरी है, वो हमारी लैडर है, वो हमको ले जाएगा. वो ये बोलते हैं कि सूफी संत वाली जो परंपरा है वो गुरु परंपरा है, हिंदुओं में से ली गई है. अच्छा. देयर हैज टू बी डायरेक्ट डायलिंग बिटवीन अल्लाह एंड द बिलीवर. दिस इज द डिफरेंस जी. तो उनके अंदर खूब चलता है जी. तो whenever there is a riot, that is a great opportunity for Wahhabis or Deobandis to convert Barelvis into their fold. This is how the numbers of Wahhabis in this country from 10% have now grown to almost 45-50%, 45%. Wow. Yes. Sir, so इस पूरी परिस्थिति में how do you think India can achieve a balance, keeping in view the national threat, the national security threat that you mentioned, and still trying to maintain, the fabric of pluralistic fabric? No, it's a very tightrope walk. But as I told you, BJP has to understand this is a national security problem. It is not a political problem. To use Hindu-Muslim divide for just votes is not a good strategy. While you have to spread awareness against radical Islamists, you have to make the Hindus aware about the threat. But at the same time, you have to do it in such a manner that it doesn't become a national security threat for us. And are there any urgent requirements of change in policies for also curtailing radical Islamism in the country? हाँ, ये अभी देखो लिया ना इसका, ये इन्होंने अच्छा लिया अभी वक्फ बोर्ड पे जो लेना चाह रहे हैं. ये तो पहले हो जाना चाहिए था. जी जी. आप समझे कि नहीं? जी. तो ये वक्फ वाला बहुत अच्छा स्टेप है. जी. यूनिफॉर्म सिविल कोड भी अच्छा स्टेप होगा. अभी तो उसका कुछ अता पता अभी तो नहीं है जी. सरकार सपोर्टेड है ना जी. क्लियर मेजोरिटी बीजेपी की होती तो बीजेपी कर डालती जी. अभी तो नहीं कर पाएगी. वकफ का कर रही, वही बड़ी बात है मेरे. अच्छा, तो आपको लगता है कि सरकार कई डिसीजंस जो ले सकती थी इस बार नहीं ले पाएगी? नेशनल सिक्योरिटी मतलब हिंदुत्व रिलेटेड डिसीजंस कम ले पाएगी डेफिनेटली. अच्छा. डेफिनेटली.
Of course, one good thing is that both Nitish Kumar and Chandrababu Naidu are supporters of good governance. जी. समझे ना? So if they are treated properly, kept in confidence, they will support this, But they have a Muslim base also. Of course. आंध्र प्रदेश में तो मुस्लिम रिजर्वेशन है भाई. बिल्कुल. तो वो जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, which is also a national security agenda in certain ways, Correct. तो वो that will have to be on the sidelines for some time. अच्छा. But that Waqf thing is a good thing they have done, huh? I'm impressed very much, क्योंकि जहाँ आपके दो सपोर्टर ऐसे हो जो मुस्लिम वोट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, उस टाइम पे ये इस टाइप का वो करना, डिमांड उठाना, वो अच्छा माहौल है इसको. अच्छा. ये भी लर्निंग लेसन ऐसा कह सकते हैं. Let's hope and pray they हो जाना चाहिए था. जी, 370 किया इन्होंने. जी. राम मंदिर के द्वार खोले. टू लैंडमार्क डिसीजंस, नोबडी कुड थिंक ये हो सकता है. वैसे ये वफ का पहले कर सकते थे. जी जी. यूसीसी भी कर सकते थे. जी जी बिल्कुल. आई थिंक स्टेट लेवल पे तो देव गिवन द अथॉरिटी. उत्तराखंड में कर रहे हैं. उत्तराखंड में हुआ है. यूपी में यूसीसी गोवा में तो है ही पहले से. करेक्ट. देखो कांग्रेस ने समय बड़ा जो खतरा पैदा किया वो किया कि मुस्लिम्स के अंदर मदरसा कल्चर को उन्होंने वो किया. देखिए आपको एक बात समझाऊं, अब जो मेरा जो रीडिंग है, रेडिकल इस्लामिस्ट भी अगर ग्रेजुएट हो जाता है तो कम बच्चे पैदा करता है. देवबंदी है, अगर ग्रेजुएट भी हो गया वो तो कम बच्चे पैदा करेगा. लेकिन मदरसा का हुआ तो फिर आप जाओ नूह के अंदर, यहाँ मेवात में 6-6, 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे. दे आर ऑल मदरसा स्टूडेंट्स. कांग्रेस का बहुत बड़ा पाप किया कांग्रेस ने, मदरसा कल्चर को जो एनकरेज किया. पर एक सेगमेंट ये भी है जो फील करता है कि यूसीसी अगर अपने जो करंट फॉर्म में सुनने को आ रहा है, अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उसका ज़्यादा नुकसान हिंदुओं पे होगा बजाय. एक स्टडी का वो है. जी. इट विल नॉट बी प्रॉपर फॉर मी टू कमेंट विदाउट स्टडीइंग इट. जी जी. अच्छा सर, थोड़ी सी बात हम करेंगे आपकी लीनेज की, और आपकी लीनेज जो कि टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ खड़ी रही. मैं इस बारे में आपसे पहले नहीं चर्चा कर पाई, तो मैंने कहा आज आप आए हैं तो मुझे आपसे ज़रूर इस बारे में बात करनी चाहिए. तो थोड़ा सा हमें अपनी लीनेज के बारे में बताइए. हमारा प्रोग्राम मैं इसलिए ये क्लैरिफाई भी करना चाहती हूँ दर्शकों से कि क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है एक ऑल्सो इट्स एन अटेम्प्ट टू गेट द यूथ इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग देयर रूट्स. तो हम ज़्यादातर अपने गेस्ट्स, अपने मेहमानों में ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो अपने रूट से कनेक्टेड हैं. और मैं जब भी आपसे वार्तालाप करती हूँ मुझे ये लगता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि आप ना सिर्फ सनातन रूट्स में कनेक्टेड हैं, आप अपनी जो फैमिलियल रूट्स हैं, जो आप जहाँ से आते हैं, जहाँ से आपके एंसेस्टर्स आते हैं, उनसे भी काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड हैं. और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लड़ाई आपके एंसेस्टर्स ने लड़ी है, जिसके बारे में जो है पता होना चाहिए सबको. हम लोग बिलोंग करते हैं माहौर नाम का एक गांव है. जी. पूना से 60-65 किलोमीटर. जी. उस गांव से हम लोग आते हैं. अच्छा. हमारी मूल जो हमारा वंश है वो सोलंकी वंश है. अच्छा. जिसको महाराष्ट्र में कहा जाता है सालुंके. हाँ, सालुंके उसका जो प्रोनाउंस जो सालुंके जी जी जी. और गोत्र भारद्वाज होती है. जी. मतलब वो अगर राजपूत यूपी का है, गुजरात का है, राजस्थान का है, सोलंकी पूरे भारत में. जी. ज़्यादातर गुजरात में ज़्यादा है. सबका गोत्र भारद्वाज होता है, तो हमारा भी भारद्वाजी गोत्र है. अच्छा. है ना. महाराष्ट्र में 3 फैमिलीज बड़ी फेमस है इस गोत्र की. जी. इस वंश की. एक हमारी समय बड़ी फैमिली वो है पाटन की, पाटनकर. अच्छा. कोल्हापुर स्टेट में थी. जी. दूसरी हमारी, तीसरी काठीकर देशमुख है. अच्छा. सोलापुर के पास. जी. ये 3 फैमिलीज फेमस है. जी. तो मेरे पूर्वज जो थे भिखाजीराव माहुरकर जी, वो जो पानीपत की लड़ाई हुई उसमें पहली बार उत्तर भारत आए जी. और सदाशिवराव भाऊ के कॉन्टिजेंट में थे. पेशवा का जो
डायरेक्ट जो एक कंट्रोल वाला जो कॉन्टिजेंट था जी, वो तो अलग अलग चिफ्टेंस जी थे ना जी उसमें, जी जी, पर बिल्कुल। पेशवा के आर्मी में थे वो। अच्छा। वो लड़े, यहाँ पे जख्मी हुए, वो फॉर्चुनेट टू कम अलाइव, कम बैक अलाइव, क्योंकि उसमें तो कितने 70-80 हज़ार हमारे आदमी मर गए, जी 1 लाख तक बताते हैं कहीं, जी तो वापस चले गए। जी। फिर उनका नाम आता है बादामी किले की लड़ाई है टीपू सुल्तान के सामने। अच्छा। टीपू सुल्तान खुद नहीं थे उसमें, हम्म। बट दैट किला वाज हेल्ड बाय टीपू सुल्तान। अच्छा। तो बड़ी फेमस लड़ाई है 1786 की। उसमें उन्होंने काफ़ी करतब दिखाया। अच्छा। और वो जीता, मराठों ने वो किला मराठों ने जीत लिया जी। और उसमें उनके भाई थे विहार जी, वो उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। अच्छा। फिर उनके 3 सन, एक का जल्दी देहांत हो गया, जी। 3 का ही नाम लूंगा जो एक्टिव थे। जी। सुल्तान राव, संताजीराव और फकीरजीराव, ये तीनों महाजी सिंधिया जब सुप्रीम कमांडर बन गए मराठा फोर्सेस के, जी, उनके साथ में उत्तर भारत आए। अच्छा। तो उत्तर भारत की जो भी लड़ाई हुई हैं, तुंगा की लड़ाई हुई थी जोधपुर जयपुर के सामने, जी, है ना, मेड़ता की लड़ाई हुई थी जोधपुर के सामने। फिर यहाँ पे 12 साल नहीं, मेरे ख्याल से 8 साल तक वकील मुतालिक थे जी, महाजी सिंधिया, 8 नहीं 10 साल तक, मतलब ही वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ द एम्परर। जी। उस टाइम पे गुलाम कादिर नाम का एक व्यक्ति था। अच्छा। गुलाम कादिर, ही वॉज द सन ऑफ नजीब रोहिला, वन हु इन्वाइटेड अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड इंडिया एंड डिफीट मराठास। उनका ग्रैंडसन था, ही वॉज अ पठान। पठान एंड मुगल्स हैव ए ट्रेडिशनल राइवलरी, यू नो। तो जब महाजी के कैंपेन में बाहर थे, उसने एक दिन सर्जिकल स्ट्राइक करके दिल्ली का किला जीत लिया, लाल किला। अच्छा। एंड ही कमिटेड अनटोल्ड एट्रोसिटीज ऑन द मुगल रॉयल फैमिली, इंक्लूडिंग रेप ऑफ प्रिंसेसेस। अच्छा। है ना। और लास्ट में आफ्टर लूटिंग ऑल द प्रॉपर्टी, ही गॉज्ड आउट द आईज ऑफ शाह आलम। ओके। आंखें नोच ली उन्होंने। महाजी सिंधे सब वापस आ रहे थे तो वो भाग गया छोड़ के। ही हैड ओनली टेकन एडवांटेज ऑफ हिज एब्सेंस। तो ये हुआ कि भाई महाजी सिंधिया समय बड़े सेनापति थे। उनको लगा कि भाई मैं प्रोटेक्टर एम्परर का और ये हालत। तो उन्होंने अपने सभी सेनापतियों को, सरदारों को दौड़ाया। सरदार मतलब एक वो होता है, सरदार लोग कई बार सिख समझ लेते हैं। नहीं, उपाधि जो होती है। हाँ जी। तो उनको भगा के मेरे को जिंदा चाहिए। अच्छा। तो उसमें मेरे पूर्वज भी थे, सुल्तान राव और फकीरजी राव। अच्छा। ये दोनों की लड़ाई हुई। फकीरजी राव बड़ी बुरी तरह से जख्मी हुए, सुल्तान राव भी थोड़े जख्मी हुए। अल्टीमेटली ही वाज कैप्चर्ड बाय सम अदर जनरल, बट दिस वाज आवर रोल, यू नो। लेकिन अब जब प्राइड की आप बात कर रहे हैं, तो मेरी तो खैर फॉर्चुनेटली एक अच्छी एंसेस्ट्री है, और लेकिन जो एक मामूली आदमी है वो भी कभी इतिहास में जाता है तो उसको अच्छी एंसेस्ट्री मिलेगी। आई एम श्योर, बिल्कुल। जो भक्ति वाले संत हो गए, संत रोहिदास हो गए, जी, आज जो हमारे रोहिदास समाज के जो भाई हैं, उनको गर्व की भावना होनी चाहिए। इतना बड़ा संत हमारी जाति में से हुआ। जी जी। गुजरात में भान साहब और त्रिकम साहब नाम के 2 बड़े संतों के दासी जीवन हो गए। जी। दासी जीवन तो ये थे कि गोंडल जो राजा था, गोंडल के जो राजा थे, उनके कोर्ट में जाते थे वो। अच्छा। दासी जीवन, ये वो शेड्यूल कास्ट। तो ये हमें आवश्यकता ये चाहिए कि क्षत्रिय वंशों के अंदर तो लड़ाई थी तो एक मिल ही जाता है हीरो, लेकिन दूसरे भी हीरो पड़े हुए। जी बिल्कुल। हमें इस भावना को जगाना होगा। ये भावना है ही ऑलरेडी। दूसरा कि कल्चर भी एक बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरा सिनारी होता है कल्चर का। जैसे कि मैं एक गार्डन में चलने जाता हूँ, 2 गार्डन है। एक गार्डन के अंदर हिंदू के नीचे वर्ग के लोग वहाँ आते हैं, उनकी औरतें आती हैं, तो उनका जो बिहेवियर देखता हूँ तो कल्चरली बड़ा साउंड लगता है मुझे। जी। हाँ जी जी। आई एम नॉट अगेंस्ट मॉडर्न क्लोथिंग, उसमें भी मॉडर्न क्लोथिंग कुछ पहनते हैं, लेकिन उनका पूरा मैं जो हाव भाव देखता हूँ उनका तो बड़ा मुझे कल्चरली बड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। जी। दे आर ऑल फ्रॉम दलित कम्युनिटीज। यस, वहाँ मैं जहाँ रहता हूँ भूगल के पास, वहाँ दलित बहुत हैं। जी जी। तो कल्चरल प्राइड should not be seen as if it is limited to a few castes in the Hindu community. Correct. It extends to every caste. हर एक कास्ट में बड़े बड़े संत हो गए हैं, बड़े बड़े लोग हो गए हैं। अब महाराष्ट्र में जाइए तो महाराष्ट्र में चोखा मेला हो गया, महार था जी, संत।
एक संत हो गए हैं जो पॉटर थे, जी, कुम्हार जिसको बोलते हैं, कुम्हार जी, वो थे। जी, ऐसे राजस्थान में संत हो गए। आज रामदेवरा हैं, रामदेवरा जो रामदेवरा नाम की जगह है, रनुजा के राजा रामदेव जिनको कहा जाता है। ही वॉज तोमर राजपूत राजा, राइट, बट ही डिक्लेयर्ड दैट अनटचेबिलिटी इज ए सिन। उसको पनिशेबल बना दिया उन्होंने। जी, आज उनका जब मेला भरता है तो लोग के ऊपर गुजरात से कहाँ से लोग आते हैं वहाँ लोग आते हैं। जी, तो प्राइड जो है बड़ी मतलब कल्चरल प्राइड, जैसे कि ये दलित महिलाएं जो आती हैं उस पार्क के अंदर, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के। मुझे लगता है मैं उनसे बातें करूं। जी, जिस तरीके से वो बात करती हैं, जिस तरीके से, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय देम। सो दे शुड हैव आल्सो प्राइड इन देयर कल्चर। जब परिस्थिति ये हो रही है कि गाड़ी के अंदर इन सर्टेन केसेस गर्ल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेयरिंग नथिंग, करेक्ट, और वो अपना वीडियो भी कर रही हैं। उस टाइम पे अगर ऐसी औरतें घूम रही हैं एक डिग्निफाइड वे के अंदर, तो हमें उसकी प्राइड उनको भी होनी चाहिए और हमें भी होनी चाहिए। बिल्कुल, समझे ना। बिल्कुल। फिर मेरे पूर्वज जो थे तीनों जने फिर ग्वालियर में बस गए। जी, क्योंकि बाय दैट टाइम सिंधियाज had entrenched themselves from उज्जैन था पहले उनका कैपिटल, बाद में ग्वालियर लिया है वो। जी, so then we came down to Gwalior, अच्छा, but we maintained our roots. I think there are very few people who can do it except in Maratha community. 250 साल हमको छोड़ के हो गए हमारे ancestral village, आज भी हम वहाँ जाते हैं। अरे वाह, अच्छा। जनरली 250 साल के बाद में ये होता है कि निपट गया, बोले कोई गांव था हमारा। तो आपका गांव वहाँ है? माहौर नाम का गांव है। और घर वहाँ पे खेत मेरी जो हमारी सीनियर फैमिली है वो है जी, वहाँ। अच्छा। हाँ, वहाँ वो है फोर्ट्रेस टाइप की एक छोटी सी। और आप लोग जाते हैं तो किसी पर्टिकुलर पूजा पाठ के उसमें जाते हैं? हमारी देवी है वहाँ पे जी, कुल हमारी देवी वैसे रेणुका है जी, परशुराम की माँ। अच्छा, तो उनका एक छोटा सा मंदिर है वहाँ पे, अच्छा, तो वो हम जाते हैं। अच्छा। और जेजुरी हमारा कुल देवता है मेरे। जी, जेजुरी मतलब जेजुरी वाले उनको बोलते खंडोबा, मार्तन भैरव। हाँ, मार्तन भैरव जी। तो वो मंदिर माहौर से 30-40 किलोमीटर ही है। भैरव देवता हमारे भी कुल देवता है। तो वो भी हम लोग जाते रहते हैं। जी, जी। तो हमारा समझो ना कि देखिए, मैं तो इसमें इतना मानता हूँ कि बीच में कोई ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपने रूट से फिजिकली आप कनेक्ट होइए। जी। उन्हें रास्ता क्या बताया मुझे, बोले आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे एक पेड़ बोइए, अच्छा, है ना, गांव में। फिर वहाँ पे गाय को आप घास चराइए, वहाँ के लोकल गाय को, है ना, जर्सी ना हो, लोकल गाय, देसी ब्रीड, देसी गाय जो होती है, उसको हाथ चाटने दीजिए। अच्छा। और उस हाथ को धोइए मत 4-5 घंटे। अच्छा, समझा। फिर आप जो हवेली है मेरे कजिन की, वहाँ पे खाना खाइए, है ना। तो जो खाना तो हम खाते ही थे वहाँ पे, लेकिन मैंने रखा उसको, गया मैं वहाँ पे तुरंत 1-आध महीने के अंदर ही, और वो गाय ने जब मेरा हाथ पूरा चाटा तो मैंने उसको ऐसे रहने दिया। अच्छा। 3-4 घंटे। हाँ, मैं इतना मानता हूँ इसके अंदर। नहीं, बहुत सुंदर। मुझे लगता है गांव से जुड़ना सबसे पहला स्टेप है टुवर्ड्स गेटिंग बैक टू योर रूट्स, एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने आज जो है अपनी एंसेस्ट्री और अपना दूसरा गांव के बारे में जी बात पूरी होने के पहले कि गांव के अंदर जैसे कि हम लोग तो सरदार हो गए जी, उत्तर भारत में आ गए, और है ना, दूसरे हमारे जो माहौरकर हैं जी, वो तो बिल्कुल किसान जैसे रहते हैं, बिल्कुल। तो मुझे उनके लिए भी बड़ी भावना होती है जी। मुझे लगता है कि वी आर डिसेंडेड फ्रॉम द सेम एंसेस्टर जी। सम बिकेम लैंडहोल्डर्स, बिकेम रिच, यू नो, एंड सम रिमेन पुअर। ट्रू, ट्रू। तो वहाँ पे जैसे कि हमारे भैरव का मंदिर है, तो मैं कुछ सालों पहले गया था, तो वहाँ पे 2 बच्चे खेल रहे थे जी। तो स्कूल से आए थे वो लोग। वहाँ एक स्टैंडर्ड ड्रेस होता है, डार्क ब्लू शॉर्ट्स और लाइट ब्लू शर्ट स्कूल। अच्छा, ठीक है ना, और सब सिर पे सफेद टोपी। अच्छा। अब दोनों लड़के वहाँ पे जिम्नास्टिक कर रहे थे, ऐसे गोल गोल घूम रहे थे। तो मैंने को पूछा
कि नाम क्या है, तो उसने कहा कि मेरा नाम है कोंडीबा माहुरकर। नाम भी आप देखो बिल्कुल एकदम गांव वाला, अभी वाले, हाँ हाँ जी तो जी मुझे जी ऐसी फीलिंग होती है कि ये ही इज माय ब्लड, यू नो। जी जी बिल्कुल। जनरली आजकल क्या हो जाता है, ये मॉडर्न थिंकिंग के अंदर लगता है कि गंवट्टू है ये। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर कोई गांव से मेरे घर पे आता है तो आई विल ट्रीट हिम प्रॉपरली एंड आई विल ऑफर हिम लंच ऑल्सो, यू नो। तो ये एक भावना रखता हूँ मैं, बट दिस इज बिकॉज आई हैव स्टडीड कल्चर वेरी क्लोजली। जी जी। आई हैव प्राइड इन आवर रूट्स, आई हैव प्राइड इन बीइंग ए हिंदू, आई हैव प्राइड इन बीइंग अ पर्सन हु ट्राइज टू फॉलो कल्चर एज फार एज पॉसिबल। जी। है ना, मेरे पिताजी धोती नहीं पहनते थे। अच्छा। मेरे ग्रैंडफादर धोती पहन के पूजा करते थे। जी। मैंने धोती पहनना सीखी। जी। आई कैन वेयर धोती इन आई नो, आई हैव सीन यू इन अ धोती। जी जी जी। और मैं वो तैयार धोती नहीं पहनता कभी। हाँ, उसको नवरात्रि के टाइम पे हाँ जी प्रॉपर पहन के प्रॉपर ही धोती पहनता हूँ। मैं तो जब कमिश्नर, जब भी मैंने हालांकि बहुत बार नहीं कर पाया मैं, पर कम से कम 3 बार गया जी 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 धोती पहन के। जी। मैंने कहा अपना ड्रेस से एक आध दिन पहनना चाहिए, उसमें क्या है। जी नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मुझे लगता है हमारे चक्षु जो हैं खुले हैं ज्ञान के, आपसे वार्तालाप करके। देयर इज़ सो मच मोर टू बी डिस्कस्ड एंड आई थिंक डिबेटेड इन फोरम्स। एंड जो आपका एक विज़न है देश को लेकर, जो आपका एक विज़न है कल्चर को लेकर और उसको संभालने को लेकर, उस पे इस तरह के अटैक्स को डिफेंड करने को लेकर, वो एक बहुत ज़रूरी पहल है आज के ज़माने में। आई एम अ पेरेंट ऑफ टू यंग चिल्ड्रन। आई कैन ओनली होप एंड प्रे कि आपका ये जो एक कैंपेन है ये और आगे और बड़ा और इम्पैक्टफुल हो, और पूरे देश में घर घर तक जो आप ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं। वी आर कमिटेड टू दिस। जी जी। हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। मतलब हमको सपोर्ट कम मिल रहा है अभी, लेकिन आई एम वेरी श्योर। जी। मैंने तो वॉर्न करता, आपके थ्रू भी वॉर्न करूंगा मैं, कि जो लोग इस टाइप की फिल्म बना रहे हैं वो चेत जाएं कि वी विल बी सक्सेसफुल इन गेटिंग अ लॉ एनेक्टेड विच विल सेंड देम टू जेल। गुड। दे शुड चेंज देयर वेज और बी प्रिपेयर टू फेस जेल इन ए फ्यू इयर्स। गुड। And all support for that, sir. I will be able to mobilize opinion. I have great faith. जी। मेरे पास माता जी का आशीर्वाद है, मेरे पास हनुमान जी का आशीर्वाद है, शिव जी का आशीर्वाद है। जी। इतनी साधना भी मैं करता हूँ। जी। समझे ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमको इसमें, देखिए भारत ने कई प्रतिज्ञा ली 10 साल में। जी। इसमें नंबर 1 हम बनेंगे, इसमें नंबर 1 बनेंगे। भारत एक और प्रतिज्ञा ले कि भारत विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बनेगा, सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट फ्री नेशन। हमारा वो लक्ष्य है। जी। कोई बोलते कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इस्लामिक कंट्रीज आज 70-80% जो भारत में आ रहा है उसका 30% ही वहाँ आ रहा है। 80% कंट्रोल में रखा ही इस्लामिक कंट्रीज ने। कैसे रखा है भाई? जी। सिंगापुर ने कैसे रखा है? जी। संपूर्ण रूप से नहीं कर पाए, मैं तो संपूर्ण रूप की बात कर रहा हूँ। जी। साउथ कोरिया में कैसे कंट्रोल में रहे? जी। तो हम कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड आई होप, और हर एक जो हमारे जो होप्स हैं जी, वो इस पे केंद्रित हैं कि हर एक माँ बाप को ये लग रहा है कि मेरे बच्चे का आगे जाके क्या होगा। जी बिल्कुल। जो सांस्कृतिक रूप से जागरूक माँ बाप है जी, उसको ये लगता है कि आगे जाके हमारा क्या होगा। जी। दूसरा कि हम स्कूल में प्रतिज्ञा करते थे जी कि भाई हाथ रख के कि भाई सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं जी, तो हमें वो संवेदना होनी चाहिए कि हमारे भाई और बहन हमारे बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उससे भी ज़्यादा देश और भाई और बहन की बात छोड़ दो, आपका खुद का बच्चा या प्रपौत्र आपका सुरक्षित नहीं है। जी बिल्कुल। मेरी ग्रैंड डॉटर है अभी, मुझे डर लगता है। 3 साल की है, 3.5 साल की जी। तो हमें ये करना ही पड़ेगा, समझो आप, अगर हम महान देश बनना चाहते हैं तो, और विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो। बिल्कुल। और मुझे ये भी पूरी आशा है कि ना सिर्फ जो आप विजन देख रहे हैं, भारत ना सिर्फ वो अचीव करेगा बल्कि आगे चल के एक एग्जाम्पल सेट करेगा पूरे विश्व के लिए कि इस तरह से एक हेल्दी कल्चरल सोसाइटी जो है हो सकती है।
आगे सिविलाइजेशन को कंटिन्यू कर सकती है। बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी, और thank you once again for being here, sir. Any few words you would like to say about the Indic Pen effort that we've put across? It'll be really great. I would only like to appeal to the country, you know, through you. जी, कि हम लोग बहुत ही गंभीर परिस्थिति में से गुजर रहे हैं जहाँ तक हमारे कल्चर और कैरेक्टर का सवाल है। जी, एक बहुत बड़ा हमला जारी है हमारे पे, हमारे कल्चर और चरित्र पे। तो उस संदर्भ में हम जागरूक हों। मेरी अपील टीचर से है, मेरी अपील माँ बाप से है। क्या आपके बच्चे देख रहे हैं टीवी पे, फ़ोन पे? आपको ख्याल होना चाहिए इस बात का, जी, है ना। और दूसरा कि परिस्थिति क्या है कि हजारों साल पुरानी संस्कृति जो विदेशी आक्रमणकार इतनी सारी यातनाएं देने के बाद भी तोड़ नहीं पाए, जी, वो जो संस्कृति है कुछ सालों में निपट जाएगी अगर हमने इसमें हमारा मजबूती नहीं दिखाई तो। जी, हमें ये राक्षस है, जो लोग इस्लाम का परोस रहे हैं वो राक्षस है, है ना। वो हमारे दुश्मन है, मानव जाति के दुश्मन है, उनको हमें परास्त करना ही होगा। और इसके अंदर आप जितना बने उतना आप सपोर्ट करिए हमें। सेव कल्चर से भारत फाउंडेशन, जेम्स ऑफ बॉलीवुड, एक गुजरात की बॉडी है स्वच्छ भारत, स्वच्छ साइबर भारत, जी, है ना। इन सब ने हाथ मिलाया है साथ में। जी, कई अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे साथ में, है ना, जो जुड़े हुए हैं इसके अंदर। हाँ, तो आप भी इसमें जुड़ें, ये समझें कि ये आपकी खुद की लड़ाई है। इतना ही मैंने कहना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।